क्योंकि पहले एक नारा लगता था जय हरिशंकर बम बम शंकर, और फिर नारा लगता था कुशल तिवारी जिंदाबाद, विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद। अब इस बार आप नारा सुनिएगा, हरिशंकर तिवारी के साथ कुशल शंकर तिवारी का नाम होगा, विनय शंकर तिवारी का नाम होगा, ईशान शंकर तिवारी का नाम होगा, कंदर्प शंकर तिवारी का नाम होगा। और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता देगा कि तीसरी पीढ़ी की एंट्री है। गोरखपुर और पूर्वांचल की दहलीज में विनय शंकर तिवारी की जो एंट्री होगी वो ये बताएगा कि किस तरह से अब विपक्ष का, अपने विरोधियों का जवाब तिवारी हाथा देने जा रहा है। और अभी 1-2 महीने पहले एक तस्वीर और आई थी कुंडा से। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह जो है अपने दोनों बेटों को सदस्यता दिलवाए थे पार्टी की। राजनीति में परिवारवाद की बात होती है तो पूर्वांचल का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, और ये पंडित हरिशंकर तिवारी का चेहरा पूर्वांचल में ही सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही सीमित नहीं है, देश में भी एक बड़ा नाम रखता है। उस समय एक चेहरा दिखा और वो ईशान शंकर तिवारी का दिखा, जो कुशल तिवारी विष्णु शंकर तिवारी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनका चेहरा दिखा। भाजपा की सरकार और जो मठ और हाथे की लड़ाई है उसको ईशान शंकर तिवारी गोरखपुर से देखेंगे। दोस्तों नमस्कार। सोमवार को रात तकरीबन 8 बजे विनय शंकर तिवारी को लखनऊ की जेल से रिहा कर दिया गया। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उस तस्वीर में विनय शंकर तिवारी और उनके बेटे कंदर्प की तस्वीर थी। तस्वीर चर्चा बटोर रही है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक चर्चा गोरखपुर में बड़ी तेजी से चल रही है, और वो चर्चा है हरिशंकर तिवारी के तीसरी पीढ़ी का राजनीति में एंट्री की। सबसे पहले एक चीज आपको याद दिलाते हैं दोस्तों, जब ईडी की कार्रवाई हुई और हिरासत में लिया गया विनय शंकर तिवारी को, और हाथे पर जब लोग जुटने स्टार्ट हुए तो इस दौरान विष्णु शंकर तिवारी के बड़े बेटे ईशान शंकर तिवारी जो है वो सक्रिय रूप से नजर आए। हर बार मीडिया के सवालों का उन्होंने बखूबी से जवाब दिया, और तमाम जो नेता मंत्री आते थे हाथे पर उनसे वो मुलाकात करते थे। उधर लखनऊ में जो कह सकते हैं पूरा काम धाम संभाल रहे हैं कंदर्प, जो विनय शंकर तिवारी के बेटे हैं वो संभाल रहे हैं, और साथ में अपने बड़े पापा मतलब विष्णु शंकर तिवारी भी वहाँ पे सक्रिय रूप से मौजूद रहे। तो ये चर्चा उठने लगी कि क्या जो हरिशंकर तिवारी की तीसरी पीढ़ी है वो राजनीति में आने वाली है। इस पूरे मामले को, इस पूरे चर्चा को समझने के लिए हमारे साथ शशांक शेखर शुक्ला जी हैं, पत्रकार हैं, और इन तमाम विषयों के बारे में एक अधिक जानकारी रखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। और ये सवाल जो है बड़ी तेजी से गोरखपुर में उठ रहा है, और गोरखपुर के आसपास जिलों में और पूर्वांचल में बड़ी तेजी से उठ रहा है कि तीसरी पीढ़ी हरिशंकर तिवारी की वो जो है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड अब लग रही है, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, चाहे अभी जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो उसमें उनकी सक्रियता हो। कैसे नज़र आता है ये सारा परिवेश? देखिए, जैसे जब राजनीति में परिवारवाद की बात होती है तो पूर्वांचल का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, और ये पंडित हरिशंकर तिवारी का चेहरा पूर्वांचल में ही सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही सीमित नहीं है, देश में भी एक बड़ा नाम रखता है। इसके पहले आप देख लीजिए कि कोई भी राजनीतिक घराना, जब नेहरू गांधी परिवार की बात होती है तो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों में आप चले जाइए, जैसे मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, आप बिहार चले जाइए, लालू प्रसाद यादव, अब उनके दोनों सुपुत्र सक्रिय हैं, एक सुपुत्र को लेकर अभी विवाद चल रहा है। उसी तरह से जो भी राजनीतिक परिवार है, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं सी भी जगह हो, उनके वंशज राजनीति में दिखते हैं। और इंतज़ार था तब से पूर्वांचल, खास करके गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के जिलों के लोगों को, कि तीसरी पीढ़ी तिवारी परिवार की कौन होगी, कौन राजनीति में सक्रिय होगा। तो जो तीसरी पीढ़ी इस बार राजनीति में सक्रिय हुई, वो अचानक 2 चेहरे दिखे, और वो दिखे इन 45-50 दिनों के या 2 महीनों के भीतर। जब पिछली बार ईडी की कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई के बाद विनय शंकर तिवारी को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया। कुशल तिवारी जो गोरखपुर में उस वक्त थे, जिसे तिवारी हाथा कहा जाता है, वहाँ से वो सीधे लखनऊ चले गए। और फिर जब एक जो कहते हैं ना कि ठिया स्थान पहचान, जो तिवारी हाथा पहचान थी, वहाँ पर सभी लोग जो तिवारी जी के चाहने वाले थे, या जो इस परिवार के हितैषी थे, या जो राजनीति में सक्रिय थे, या जो विपक्ष की भूमिका में थे, वो तमाम लोग आने शुरू हुए। गोरखपुर का मीडिया पहुंचना शुरू हुआ, आसपास के लोग आने जाने शुरू हुए। तो उस समय एक चेहरा दिखा, और वो ईशान शंकर तिवारी का दिखा, जो कुशल
तिवारी, कुशल तिवारी और विष्णुशंकर तिवारी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनका चेहरा दिखा और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाए, मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जो नेता आ रहे थे उनसे मुलाकात की, एक तरह का जो पॉलिटिकल कहते हैं ना कि इंटरफेरेंस होता है, और ये जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी, उनका व्यवहार ये बता रहा था कि इस बार मतलब ये कह लीजिए कि गोरखपुर में भाजपा की आए हैं, वो राजनीति ही पढ़ के आए हैं वो। हाँ, भाजपा की सरकार और जो मठ और हाथे की लड़ाई है उसको ईशान शंकर तिवारी गोरखपुर से देखेंगे। और अचानक जैसे ही विनय शंकर तिवारी 45 दिन बाद जमानत के बाद जेल से बाहर आए तो लखनऊ से एक तस्वीर आती है उनके अपने पुत्र के साथ गाड़ी चलाते हुए, कंदर्व शंकर तिवारी की, यानी कि अब तीसरी पीढ़ी और दोनों पुत्रों के पुत्र, पंडित हरिशंकर तिवारी के दोनों पुत्र, विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी के पुत्र और हरिशंकर तिवारी के पौत्र ईशान शंकर तिवारी और कंदर्व शंकर तिवारी, अब ये दोनों लोग तीसरी पीढ़ी के सक्रिय राजनीति के तौर पे हैं। अब ये देखना होगा कि ये 27 में क्या होता है। हाँ। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब हम उनसे बात कर रहे थे ईशान से, तो बड़ा वो हंस के टाल दिए इस बारे में, हम कहें कि राजनीति में आने का विचार कब तक बनेगा, और उन्होंने एक बड़ा बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी बड़े लोग हमारे हैं, उनके बीच जो है हम अपने आप को स्थापित करें और अपनी पहचान को बताएं कि हम राजनीति में उतरने वाले हैं। ये थोड़ा सा जो है बदतमीजी होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, और अभी 1-2 महीने पहले एक तस्वीर और आई थी कुंडा से, कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह जो है अपने दोनों बेटों को सदस्यता दिलवाए थे पार्टी की। तो अभी तो उम्र उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पिछले चुनाव में उनके साथ साथ जो है प्रचार करते हुए भी दिखाई दिए। तो उस लिहाज से अगर अभी जल्दी जो है सक्रिय राजनीति में उतारा जाए, या पार्टी के साथ उस तरीके से पार्टी की विचारधारा, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जिस तरीके से इस्तेफाक वो रख रहे हैं इस समय, और खुद की जो हाथा परिवार है उसका जो वर्चस्व है उसको जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी से जो है एक अच्छा न्यू स्टार्ट होगा। नहीं, ये देखिए मैं आपको बताऊँ, फिर थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूँगा। 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी को फ्रंट तौर पे अगर कोई देख रहा था तो अखिलेश यादव, उस समय वो कन्नौज से सांसद थे। हर जगह रैली, लोगों के बीच जाना। हमने इसी गोरखपुर में 2012 के विधानसभा चुनाव में, मेरी बहुत आयु रही थी लेकिन याददाश्त मेरी है कि मैंने अखिलेश यादव को एक 4-6 स्कॉर्पियो के काफिलों में, जिसमें तो 3-4 यूपी 53 नंबर की गाड़ियाँ थीं, उनके बीच चलते हुए देखा था। किसी ने माना था कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुलायम सिंह यादव ने उसके पहले कभी कहा था। विधानसभा में रिजल्ट अच्छे आए, परिणाम अच्छा आया, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी। मुलायम सिंह यादव तब स्वस्थ थे और मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में थे। अगर उनको ये भी कह दिया जाए कि वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे तो उनको हटाना जाए, उनको अलग तरीके से देखा जाए, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके छोटे भाई शिवपाल यादव, जो पूरी लड़ाई ही 17 और 15 और 17 के बीच इसी मुद्दे को लेकर हुई कि परिवार में और दूसरे नंबर पे कौन, मुलायम सिंह यादव के बाद मुख्यमंत्री का पावर कौन रखेगा। हाँ, और वो उस समय वो चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ अगर नेताजी नहीं बनते हैं तो। लेकिन उनको हटाकर मुलायम सिंह यादव ने किससे स्थापित किया? अखिलेश यादव को। तो कौन सा पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र राजनीति में आए? और कौन सा पुत्र ये कहेगा कि अखिलेश यादव रैली के समय ये कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ, मुझे देख के वोट दीजिए, युवा के नाम पर युवाओं को जोड़ूंगा। तब सबको ये पता था कि अगर अखिलेश यादव की सरकार, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक युवा चेहरा दौड़ रहा था सड़कों पर। तो उसी तरह से अब ये तय है कि अगली पीढ़ी, अब ये 27 में क्या होता है ये बताएगा, लेकिन हाँ अगली पीढ़ी अब तैयार है और राजनीति में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर आएंगे, देखिएगा काफिलाओं का नज़ारा क्या होगा। उसका नेतृत्व वही मैं कह रहा था, जिस तरीके से अभी वहाँ पे तकरीबन 200-300 समर्थक जो है वहाँ पे जेल के बाहर दिखाई दिए और भारी हुजूम दिखाई दिया। अब बड़हलगंज चिल्लू पार से भी लोग जो है वहाँ पे गए हुए थे, फिर आए यहाँ पे मीटिंग हुई कि अब जो तैयारियाँ हैं और जिस तरीके से उनका स्वागत करना है उसकी क्या रूपरेखा होगी। गोरखपुर में भी इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। कैसे देख रहे हैं जिस दिन वो आने वाले हैं उस दिन का माहौल? देखिए, मैंने कहा ना कि ये अब आने वाले दिन ही पता चलेगा क्या माहौल है। लेकिन हाँ, ये एंट्री पूरी राजनीतिक होगी। गोरखपुर और पूर्वांचल की दहलीज में विनय शंकर तिवारी की जो एंट्री होगी वो ये बताएगा कि किस तरह से अब विपक्ष का, अपने विरोधियों का जवाब तिवारी हाथा देने जा रहा है। और नए नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, इनकी भी तस्वीरें वहाँ से निकलेंगी।
क्योंकि पहले एक नारा लगता था जय हरिशंकर बम बम शंकर, और फिर नारा लगता था कुशल तिवारी जिंदाबाद, विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद। अब इस बार आप नारा सुनिएगा, हरिशंकर तिवारी के साथ कुशल शंकर तिवारी का नाम होगा, विनय शंकर तिवारी का नाम होगा, ईशान शंकर तिवारी का नाम होगा, कंदर्प शंकर तिवारी का नाम होगा। और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता देगा कि तीसरी पीढ़ी की एंट्री है, अगर ये नारे होते हैं तो, और होंगे, इस पर भी मुझे पूरा एतबार है। जिस तरह से युवाओं का समूह है तिवारी हाता के साथ जुड़ रहा, और ख़ास करके ब्राह्मण जो चेहरे हैं नए, जो राजनीति में एक्टिव हैं, जो तिवारी हाता की तरफ जा रहे हैं, वो इस नारे को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चर्चा ये हो रही थी कि विनय शंकर तिवारी के बेटे और भीष्म शंकर कुशल शंकर तिवारी के बेटे, मतलब हरिशंकर तिवारी की तीसरी पीढ़ी राजनीति में के आने की संभावनाएं क्या हैं, किस हद तक हैं, और क्या आने वाले 2027 के चुनाव में उसकी कुछ झलक देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही सवाल यह भी था कि जिस तरीके से लखनऊ की जेल के बाहर जब विनय शंकर तिवारी रिहा हुए तो वहाँ पर एक लंबा चौड़ा जनसैलाब देखने को मिला, और वहाँ से चिल्लू पार और बड़हलगंज से भी लोग गए हुए थे। तो आने वाले समय में जिस तरीके से वो गोरखपुर एंटर करेंगे, चिल्लू पार में जाएंगे, तो उनका स्वागत किस तरीके से होगा, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अहम सवाल है। इस पूरे मामले पर नजरिया आपका क्या है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।